नमस्कार साथियों। मैं डॉक्टर मनोज तिवारी, मनोचिकित्सक वाराणसी से बोल रहा हूँ। जैसा कि सर्वविदित है कि आज पूरी दुनिया में आत्महत्या निवारण दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। विश्व आत्महत्या निवारण दिवस 2003 से नियमित पूरे विश्व में इस उद्देश्य के साथ मनाया जाता है कि लोगों को आत्महत्या के कारणों के प्रति जागरूक किया जाए तथा साथ ही आत्महत्या के जो लक्षण हैं उससे लोगों को अवगत कराया जाए, ताकि यदि किसी व्यक्ति में, किसी परिचित में, हमारे किसी परिवार के सदस्य में या मित्र में यदि वो आत्महत्या के लक्षण दिखाई पड़े तो हम पहले से ही सतर्क हो जाएं और आत्महत्या निवारण के जो उपाय हैं उन उपायों पर अमल करके अपने किसी दोस्त, मित्र, परिचित और परिवार के अनमोल ज़िंदगी को बचा सकें। इस वर्ष के आत्महत्या निवारण दिवस का जो थीम निर्धारित की गई है, जिस थीम को लेकर के पूरी दुनिया आज काम कर रही है, वह थीम है कि आत्महत्या निवारण के लिए सभी लोग मिलकर प्रयास करें। और ये सही भी है कि आत्महत्या जैसी विकट समस्या किसी एक पक्ष के द्वारा पूरी तरह से निवारित नहीं किया जा सकता, पूरी तरह से नियंत्रित नहीं किया जा सकता, ना ही सरकारी नियमों से, ना ही केवल परिवार के सदस्यों द्वारा या न केवल चिकित्सकों द्वारा ही इस असामान्य व्यवहार को पूरी तरह से नियंत्रित किया जा सकता है। इसीलिए इस वर्ष का जो थीम निर्धारित किया गया है कि सभी लोग मिल करके आत्महत्या निवारण के लिए कार्य करें। यह दिवस इतना महत्वपूर्ण क्यों है, इसके लिए थोड़ा सा हम लोगों को इसके आंकड़े पे जाना पड़ेगा। यदि हम लोग दुनिया की बात करें तो लगभग हर 40 सेकेंड पर एक व्यक्ति आत्महत्या के कारण मौत के गाल में समा जाता है। वहीं पे यदि हम लोग भारतवर्ष की बात करें तो भारतवर्ष में हर चौथे मिनट पर एक व्यक्ति आत्महत्या को गले लगाता है। पूरी दुनिया में पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में आत्महत्या की दर 3 गुना अधिक है। और यह दर जो है पूरी दुनिया में एक समान रूप से, ऐसा नहीं कि केवल भारतवर्ष में ये जो जेंडर का डिफरेंस है आत्महत्या के प्रयास में केवल भारतवर्ष में नहीं है, पूरे दुनिया के में यही स्थिति है कि पुरुषों की अपेक्षा महिलाएं में जो है आत्महत्या करने की जो प्रवृत्ति है, दर है, वो सामान्य से पुरुषों की अपेक्षा 3 गुना अधिक है। तो हर वर्ष कई लाख लोग आत्महत्या के कारण अपनी ज़िंदगी खो देते हैं। आत्महत्या करने वाला व्यक्ति तो अपना जीवन खोता है, लेकिन उसका परिवार, उसके सगे संबंधी और उससे जो लोग जुड़े हैं, जो लोग उससे आश्रित हैं, जो लोग उससे आशा कुछ लगा के रखे हैं,
उन सभी के आशाओं की भी एक व्यक्ति की आत्महत्या के साथ ही तमाम व्यक्तियों की आशाओं की भी हत्या हो जाती है। आत्महत्या किसी समस्या का निवारण नहीं है। एक तरह से ये कहा जाए कि आत्महत्या लोग तभी करते हैं जो ये सोच लेते हैं कि अब मेरे बस की कोई बात नहीं है, मैं अब कुछ भी करने की स्थिति में नहीं हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी जो लॉकडाउन का एक लंबा पीरियड बीता है, यदि हम लोग पूरे वर्ल्ड वाइड जो डाटा है, जो सेंसस है, जो रुझान है और जो पूर्व के महामारी का अनुभव सार्स वगैरह में लोगों ने जो लॉन्ग स्टडी की है, हालांकि अभी कोविड-19 के परिप्रेक्ष्य में बहुत लॉन्ग टर्म स्टडीज़ के रिजल्ट अभी बाकी हैं आने, लेकिन जो प्रारंभिक रुझान अभी चल रहे हैं उसमें दिखाई दे रहा है साफ साफ कि लॉकडाउन के कारण जो है लोगों में आत्महत्या की प्रवृत्ति और आत्महत्या का प्रयास दोनों ही कई गुना ज़्यादा बढ़ गया है। और इस कोविड-19 के कारण जो आत्महत्या की दर में वृद्धि हुई है उसके कई अनेक कारण हैं। ये परिस्थितियां ऐसी हैं जो कि आत्महत्या की प्रवृत्ति को लोगों में उत्साहित कर रहे हैं। एक जो सबसे बड़ा कारण है, जो पूरी दुनिया में सामान्य स्थिति में भी आत्महत्या के लिए सबसे बड़ा जोखिम कारक रहा है, वह है आर्थिक परेशानियां। तो हम लोग इस बात से बहुत अच्छे से परिचित हैं कि लॉकडाउन के कारण लोगों की नौकरियां चली गई, लोगों के आय छिन गए, जो संचित धन था वो ख़त्म हो गया है या तो इलाज में लग गया। तो आर्थिक समस्याओं को लोगों को एक बड़ी संख्या में सामना करना पड़ा और यह आर्थिक समस्या लोगों में आत्महत्या के प्रयास और प्रवृत्ति में वृद्धि कर रहा है। दूसरा जो एक बड़ा जोखिम कारण है आत्महत्या के बारे में सोचने के लिए, वह है अकेलापन महसूस करना। अकेलापन महसूस करना, अकेले रहना और अकेलापन महसूस करना दोनों अलग अलग बातें हैं। कुछ व्यक्ति जो है भीड़ में भी रहकर अकेलापन महसूस कर सकते हैं और कुछ ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो कि अकेले भी रहकर मस्त हैं, उनको अकेलेपन का कोई वो नहीं है। तो इस लॉकडाउन के दौरान जबकि विद्यालय, ऑफिस, मार्केट, होटल, रेस्टोरेंट सब कुछ बंद है, तो लोगों को घरों में रहना मजबूरी था, जिसके कारण लोगों में अकेलापन का जो भाव था, स्तर था, वो बहुत अधिक बढ़ा। तीसरा मुद्दा ये है कि कोविड-19 को लेकर अनिश्चितता का दौर अधिक लंबा खिंच जाना, लगभग मार्च से लेकर अभी तक 6 महीने के आसपास हो गया। अभी भी लोगों के मन में अनिश्चितता बनी हुई है कि आखिर कब समाप्त होगा, कब वैक्सीन आएगी, इसका आगे चलकर क्या प्रभाव होगा। अभी भी विद्यालय वगैरह बंद हैं, तो जो बच्चे बोर्ड में हैं या जो लोग अपने कैरियर पॉइंट्स पे हैं वो अधिक गंभीर हैं, अधिक तनाव में है कि आगे मेरा क्या होगा, क्लासेस चल नहीं रहे हैं। हालांकि लोगों ने ऑनलाइन प्रयास शुरू किया है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि भारत जैसे देश में जहाँ पे कि इंटरनेट सेवाएं अभी 30% से अधिक लोगों तक पहुँच नहीं है, तो नो डाउट कि 70% के आसपास लोग अभी भी उस कक्षा से दूर हैं, जो निस्संदेह जो है तनाव को बढ़ा रहा है। तीसरा, वो लोग जोखिम में हैं जिनको ऑलरेडी पहले से मानसिक समस्या है, जो लोग उच्च स्तर के तनाव में हैं, अवसाद में हैं, उनमें भी इस दौरान कोविड-19 के दौरान जो है आत्महत्या की प्रवृत्ति बढ़ती हुई देखी गई है। और जो सामान्य दिनों में जो कारण है वो कारण तो है ही है आत्महत्या के इन्हांस के लिए, जैसे नशा करना, जुए की लत,
क्षमताओं की कमी, समायोजन क्षमता की कमी, ये सब सामान्य दिनों के कारक है जो किसी व्यक्ति में आत्महत्या के प्रवृत्ति को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। रही बात कि कोई व्यक्ति आत्महत्या करेगा या जब किसी व्यक्ति के अंदर मन में आत्महत्या का विचार आता है तो उसके व्यवहार में भी परिवर्तन होता है। हम सभी लोग इस बात से परिचित हैं कि हमारे मन में, हमारे मस्तिष्क में जो विचार चलेंगे वैसा ही हमारे व्यवहार में दिखाई पड़ेगा। तो जैसे ही कोई व्यक्ति के मन में आत्महत्या के लिए विचार आएगा तो उसके व्यवहार में, यदि हम उसके व्यवहार पे नज़र डालें, ध्यान रखें थोड़ा, तो हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले वो धीरे धीरे लोगों से कटना शुरू करेगा, लोगों से बातचीत करना कम करेगा। जो उसके रुचि के काम है, जो उसको बहुत पहले थोड़े दिन पहले बहुत अच्छे से, बहुत रुचि से करता था, जैसे घूमने जाना, सजना संवरना, डांस करना, तो इस तरह के जो भी उसके अपने रुचि के कार्य होंगे, शौक़ के काम होंगे, अब देखेंगे कि उसमें जो है वो रुचि में गिरावट आ रही है, उसमें भी अब वो व्यक्ति अनमना दिखाई पड़ रहा है। कहने का मतलब है कि उसके व्यवहार में आमूलचूल परिवर्तन आएगा। तो यदि किसी भी परिवार के सदस्य, बच्चे, मित्र, दोस्त में यदि अचानक से व्यवहार में पूरा परिवर्तन दिखाई पड़े तो हमें सजग रहने की ज़रूरत है, हमें उससे बातचीत करने की ज़रूरत है, यह देखने की ज़रूरत है कि आखिर ऐसा परिवर्तन क्यों हो रहा है। तो इन परिवर्तनों को देख करके, समझ करके हम ये अनुमान, एक प्रिलिमिनरी आइडिया लगा सकते हैं कि ये हो सकता है कि कुछ चल रहा हो मन में। लेकिन आजकल बहुत सारे अभिभावक या फैमिली या पति पत्नी आपस में भी इस बात को लेकर काफ़ी परेशान रहते हैं कि लोग आत्महत्या कर लेने की धमकी देते हैं। यह स्थिति बहुत ही विकट है। यह स्थिति बहुत ही विकट है क्योंकि जब कोई व्यक्ति कहता है कि आत्महत्या कर लूँगा तो वहाँ से दो चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। एक तो ये कि यदि कोई व्यक्ति ये कहता है कि आत्महत्या कर लूँगा तो एक तो ये क्राई ऑफ हेल्प है। कोई भी 99% व्यक्ति जो आत्महत्या करता है वो कभी न कभी लोगों से ये कहता है कि मैं आत्महत्या कर लूँगा, या कहता नहीं है तो कहीं डायरी में लिख के जाता है, कहीं न कहीं कुछ नोटिंग ज़रूर करता है। केवल 1% लोग ही ऐसे होते हैं जो कि बिना किसी से कहे या बिना कहीं मेंशन किए अचानक से जाकर आत्महत्या कर लेते हैं। अब यहाँ पे सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है और समझ लेना बहुत ज़रूरी है कि जो व्यक्ति आत्महत्या के लिए कह रहा है वो आत्महत्या के लिए गंभीर भी है, या बहुत बार ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने अनुचित मांगों को मनवाने के लिए, लोगों को ब्लैकमेल करने के लिए आत्महत्या की धमकी देते हैं। यह बिंदु हम सब के लिए बहुत उपयोगी है कि हम लोग ये अंतर करना समझ सकें कि कोई व्यक्ति जो आत्महत्या के लिए कह रहा है वो वास्तव में आत्महत्या करने वाला है या केवल कह रहा है। तो इसके लिए हम लोगों को बहुत सरल तरीके से इसको हम लोग समझ सकते हैं। थोड़ा सा हम लोगों को पहले तो ऐसे व्यक्तियों के साथ अपना व्यवहार सॉफ्ट रखना चाहिए, अच्छा व्यवहार उसके प्रति करना चाहिए ताकि वह व्यक्ति हमारे विश्वास में रहे, हमारे कॉन्फिडेंट में रहे। उसके बाद जब हमें लगे कि नहीं वह सामान्य ढंग से बातचीत कर रहा है, हमारे विश्वास में है, तो हम 2-3 साधारण से प्रश्न पूछकर यह अनुमान लगा सकते हैं कि जो व्यक्ति कह रहा है वह वास्तव में आत्महत्या करने वाला है या फेक ऐसे ही बोल रहा है, या
ये कुछ अनुचित बात मनवाना है, इसलिए प्रेशर बनाने की बात कर रहा है। तो सबसे पहले हम लोग जब थोड़ा सौहार्दपूर्ण स्थिति हो जाए, थोड़ी बातचीत होने लगे, तो सामान्य ढंग से हम लोग उस व्यक्ति से पूछे कि आप आत्महत्या कब करेंगे। तो यदि वो आदमी एक निश्चित समय बता दे कि 10 बजे करूँगा, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि वो 10 बजे का टाइमिंग उस व्यक्ति के लिए क्या स्थिति है। वो घर में अकेले रहता है, सबके साथ रहता है, क्या स्थिति है। तो यदि वह व्यक्ति जो टाइमिंग बता रहा है वो ऐसा समय बता रहा है जिस समय कि वो सार्वजनिक स्थान पे रहता है, सभी लोगों के बीच में रहता है, इसका मतलब है कि रिस्क ऑफ सुसाइड कम है, मतलब उसके द्वारा आत्महत्या किए जाने की संभावना कम है। दूसरा एक सामान्य सा प्रश्न है कि आत्महत्या कैसे करेंगे। तो जो व्यक्ति आत्महत्या के लिए फर्म माइंडेड होगा, यानी दृढ़ निश्चय किया होगा, तो वो ऑलरेडी पहले से सोच रखता है कि हमको कैसे आत्महत्या करना है। एक्चुअली आत्महत्या एक दिन में नहीं होता। आत्महत्या करने से पहले व्यक्ति के कई दिनों तक संघर्ष करता है मानसिक रूप से कि आत्महत्या अंतिम विकल्प है, आत्महत्या करूँगा, कैसे करूँगा, यदि आत्महत्या सफल नहीं हुआ तो इसका क्या प्रभाव आएगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे साथी का क्या होगा, समाज में इसका क्या इम्पैक्ट जाएगा। लंबे संघर्ष के बाद ही कोई व्यक्ति आत्महत्या के निष्कर्ष पे पहुंचता है। तो जो व्यक्ति आत्महत्या करने वाला होगा, यदि फर्म माइंडेड होगा, तो पहले से सोच के रखेगा। तो यदि वो हम पूछेंगे कि आत्महत्या कैसे करना है, तो बताएगा कि गोली मार लेंगे, और घर में आग्नेयास्त्र हैं, बंदूक है, तो ये समझिए कि आत्महत्या का रिस्क अधिक है, हाई लेवल रिस्क है सुसाइड का। लेकिन यदि वो कहता है कि रेलवे लाइन से कट जाएंगे, और रेलवे लाइन घर से 200 किलोमीटर दूर है, तो इसका मतलब श्योर है कि आत्महत्या करने की जो उसकी स्थिति है वो बहुत स्ट्रांग नहीं है, वो केवल ऐसे ही फेक है और केवल प्रेशर बनाने के लिए बात की जा रही है। और जो मैं तीसरा प्रश्न बोलने जा रहा हूँ वो सुसाइडल रिस्क असेसमेंट का सबसे मजबूत कड़ी है। यदि हम आत्महत्या करने वाला जो व्यक्ति कहता है कि आत्महत्या कर लूँ, और उससे पूछूं कि भाई आत्महत्या क्यों करना चाहते हैं, तो इस प्रश्न के उत्तर में जो क्लाइंट है, जो कहानी हमको सुनाएगा, आपको सुनाएगा, बताएगा, यदि उसमें 3 लक्षण दिखाई पड़े। पहला, हेल्पलेसनेस शो करे, वो बताए कि दुनिया में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो कि मेरी सहायता कर सके। दूसरा, होपलेसनेस, यानी बहुत अधिक निराशावादी है। यदि वो कहे कि अब मुझसे कुछ भी नहीं होगा, अब मेरा कुछ भी होने वाला नहीं है, मुझसे कुछ भी नहीं होगा, तो यदि उसमें हेल्पलेसनेस की फीलिंग हाई लेवल की हो, होपलेसनेस की फीलिंग हाई लेवल की हो, और तीसरा सबसे जो महत्वपूर्ण है, वर्थलेसनेस, यानी वो अपने को मूल्यहीन समझता हो। वो सोचता है कि हमारे जीवन का अब कोई मूल्य नहीं है, ना मेरा सम्मान परिवार करता है, ना बच्चे करते हैं, ना साथी करते हैं, जो भी मिलता है वो कहता है कि गधे हो, आज तक जीवन में कुछ नहीं किए ही क्या हो, आज तक बोझ हो। तो यदि इस तरह की फीलिंग उसके कहानी में दिखाई पड़े, तो ये मान के चलिए कि सुसाइड का रिस्क बहुत हाई लेवल का है। तो ये कुछ जो सिम्टम्स हैं, इसके माध्यम से हम लोग सुसाइड करने वाले व्यक्ति का असेस कर सकते हैं कि उसमें सुसाइड का जो रिस्क है वो कितना हाई लेवल का है। ये कुछ प्रश्न हैं। हम लोग जब सुसाइडल रिस्क असेसमेंट करते हैं तो और भी बहुत सारी बातें हम लोग शामिल करते हैं, और बहुत हद तक एक बार असेसमेंट करने के बाद हम लोग ये बता सकते हैं कि वास्तव में ये आत्महत्या करेंगे या ये ऐसे ही परिवार पे प्रेशर बनाने का एक तौर तरीका अपना रखे हैं। तो ये कुछ प्रश्न हैं, कुछ ये सिम्टम्स हैं जिसके द्वारा हम लोग आत्महत्या करने वाले व्यक्ति की पहचान कर सकते हैं। यहाँ एक बात मैं और भी बता देना चाहता हूँ
बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके मन में ये भ्रांति है कि कहने वाला कभी आत्महत्या नहीं करता। तो ऐसा नहीं है। 99% लोग आत्महत्या करने से पहले अपने लोगों को बताते ज़रूर हैं कि मैं आत्महत्या कर लूँगा, कहते हैं कि मैं आत्महत्या कर लूँगा, मेरे मन में बार बार विचार आ रहा आत्महत्या करने का। तो यह क्राई ऑफ हेल्प है, वह मदद के लिए गुहार लगा रहा है कि अब भी कोई व्यक्ति उसकी बात को सुने, समझे, उसकी मदद करे। तो कोई व्यक्ति कह रहा है कि आत्महत्या कर लूँगा, तो उसको हल्के में लेने की भी ज़रूरत नहीं है कि नहीं चलो कोई बात नहीं, ऐसे ही होगा, धमकी दे रहा होगा, ये नहीं। उसको विधिवत असेस करना है। यदि आप कर सके तो ठीक है, अच्छी बात है। यदि आप नहीं कर पा रहे तो निश्चित तौर से आपके आसपास, आपके ज़िले में जो ट्रेंड काउंसलर्स हैं, जो ट्रेंड साइकोलॉजिस्ट हैं, उनके पास ले जाइए। सुसाइडल रिस्क असेसमेंट टूल्स होता है जिसके माध्यम से वो कर सकते हैं। आराम से कर करके आपको बता देंगे कि क्या स्थिति है, कितना परसेंटेज चांस है और आपको आगे इनके साथ क्या करना है। तो यदि किसी व्यक्ति में आत्महत्या के लक्षण दिखाई पड़ गए तो हमें क्या करना चाहिए? ऐसे फैमिली मेंबर, ऐसे मित्र, ऐसे हमें क्या करना है उनके साथ? तो सबसे पहले ये करना है कि हमें उन्हें बहुत अकेला नहीं रहने देना है, क्योंकि जितना अकेलापन बढ़ेगा आत्महत्या का रिस्क भी उतना ही बढ़ जाएगा। तो सबसे पहला कोशिश करना है कि अधिक से अधिक उनके साथ कोई ना कोई व्यक्ति रहे। दूसरा ये कि उनसे बातचीत की जाए कि भाई क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, जो दिक्कत परेशानी है आप बताइए, हम सब हैं, मिल करके उसको हल करेंगे। ये सांत्वना एक बहुत बड़ा मुद्दा है। मैं हूँ ना, आत्महत्या निवारण का एक मूल मंत्र है, मैं हूँ ना। जो आत्महत्या करने वाला व्यक्ति है, यदि आप उसको कह दें कि भाई आप क्यों परेशान हो इतना, दुनिया में कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसको हम लोग हल नहीं कर सकते, आप ऐसा नहीं सोचिए, हम लोग हैं, मैं हूँ। तो ये एक बड़ा सांत्वना का एक बड़ा पावरफुल छोटा सा स्टेटमेंट है, लेकिन बहुत पावरफुल है उनके लिए जो कि आत्महत्या के बारे में सोच रहे हैं, जो इस तरह की प्रवृत्ति रखे हैं। तो दूसरा है कि उनको सांवेगिक रूप से समर्थन दें, न कि उनसे कहें कि डरपोक हो, आत्महत्या डरपोक लोग करते हैं, आत्महत्या करने से कोई फ़ायदा नहीं है, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम्ही को ऐसी दिक्कत है। इस तरह की तमाम चीज़ें यदि हम लोग उनके साथ करेंगे, नेगेटिव एटीट्यूड रखेंगे, तो निश्चित ही उनका जो सुसाइड का टेंडेंसी है, जो प्रवृत्ति है, वो और बढ़ेगा। यदि ये सारी चीज़ें सावधानी रखना ही रखना है, इसके बाद भी यदि हमें लगता है कि सुसाइड की जो उनकी थॉट्स है, जो नेगेटिव थॉट्स हैं, उनमें जिनको सुसाइड करना होता है उनमें जो है नेगेटिव थॉट्स, नकारात्मक विचार, हर बात में उनको लगता है कि कुछ भी होना संभव नहीं है, तो यदि उसके बाद हम लोगों के समझाने बुझाने ये सब करने के बाद भी यदि उनकी प्रवृत्ति में कमी नहीं आ रही है और वो लगातार परेशान है, तो फिर सीधा सा रास्ता है, या तो उनको ट्रेंड साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाइए। यदि उनको लगेगा कि काउंसलिंग से, साइकोथेरेपी से, थोड़ा सा उनके बिहेवियर मॉडिफिकेशन से, उनके डेली रूटीन में मॉडिफिकेशन करने से यदि चीज़ें बदल गई तो दी बेस्ट है। यदि उनको लगेगा कि नहीं, इन सारे टेक्निक्स के बाद भी चीज़ें कंट्रोल्ड नहीं हो रही हैं, तो वो आपको जो है एक साइकेट्रिस्ट के पास रिफ़र कर देंगे। साइकेट्रिस्ट जो है आप दवाएं देंगे लोगों को ना। यदि बहुत सीवियर लेवल का डिप्रेशन हो गया, बहुत सीवियर लेवल का एंजाइटी हो गया, तो बहुत बार ऐसा होता है कि काउंसलिंग, साइकोथेरेपी तभी काम करेगा जब व्यक्ति सोचने समझने की स्थिति में हो, थोड़ा आराम की स्थिति में हो। तो यदि बहुत ज़्यादा ख़राब की स्थिति में है तो साइकोलॉजिस्ट जो है साइकेट्रिस्ट के पास रिफ़र करेगा और साइकेट्रिस्ट कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर देगा। उसको कुछ दिन खा सकते हैं, 15 दिन, 1.5 महीने, 3 महीने, जो भी वो प्रिस्क्राइब करे। लेकिन वो दवाओं खाने के बाद यदि परिवर्तन हो गया, सुधार हो गया, तो इसका मतलब नहीं कि घर बैठ जाएं। ऐसे व्यक्तियों को टाइम टू टाइम ऑब्जर्वेशन करते रहना चाहिए, बातचीत करके देखते रहना चाहिए कि कहीं फिर से तो वो चीज़ें नहीं हो रही हैं, और यथासंभव यदि हो सके
तो ट्रेंड व्यक्ति के पास, ट्रेंड साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाना चाहिए ताकि वो असेस कर सके कि चीज़ें ठीक ठाक चल रही हैं या कुछ और मॉडिफिकेशन है। एक बड़ी भ्रम है कि साइकोलॉजिस्ट के पास तभी जाते हैं जबकि मानसिक स्थिति खराब हो जाए, जबकि ऐसा नहीं है। व्यक्ति साइकोलॉजिस्ट के पास इसलिए जाता है ताकि उसका जो मानसिक स्वास्थ्य है वो अच्छा बना रहे। साइकोलॉजिस्ट या जो काउंसलर्स हैं वो व्यक्ति के जो स्ट्रांग पॉइंट्स हैं, जो उनकी अच्छाइयाँ हैं, उसको जो है बताते हैं कि आप क्या कर सकते हैं। तो जब व्यक्ति उनको उनकी पॉजिटिव चीज़ें बताते हैं, अच्छाइयाँ बताते हैं, तो उनमें कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। और हम लोग इस बात से बहुत अच्छे से परिचित हैं कि जब हम अच्छे मनोदशा में हों, हमारा इमोशन पॉजिटिव हो, तो हम अच्छा करते हैं। और जब हम खराब मनोदशा में हों या नेगेटिव इमोशंस में हों, भय, क्रोध, घृणा, इन सब में हों, तो हम लोगों का जो कार्य करने की जो क्षमता है, जो हमारे पास स्किल्स है, उनका भी हम लोग सदुपयोग करने में सक्षम नहीं होते। तो साइकोलॉजिस्ट के पास जाने में कोई झिझक नहीं है, कोई शर्म नहीं है। ऐसा नहीं कि पागल व्यक्ति जो है या जो मानसिक बीमार है वही केवल साइकोलॉजिस्ट के पास जाता है। साइकोलॉजिस्ट के पास आदमी अपना डेली रूटीन सुधारने, अपनी बुद्धि क्षमता जानने, अपने व्यक्तित्व सुधार, तमाम चीज़ों के लिए जाता है। तो इसलिए साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट के पास जाने में कोई शर्माने की बात नहीं है। तो चर्चा हम लोग यही कर रहे थे कि जो है किस तरह से आत्महत्या को निवारित किया जा सकता है। तो ये तमाम एक थोड़ी सी संक्षिप्त जो हमारा वो प्रयास है, जो हमने अनुभव किया है विगत 15-20 सालों में, तो ये हमने कुछ अपना एक मत रखा है। जितने भी लोग जुड़े हैं, मैं सभी का जो है स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। मैं ग्रुप के एडमिन्स को जो है बहुत बहुत शुक्रगुजार हो कि आपने इस विशेष दिन को जो है इस तरह से जो है आयोजित करने के लिए सोचा। मैं सभी जितने भी सदस्य इसमें जो हैं, देख रहे या सुन रहे हैं, मैं ये अपना प्रश्न इनबॉक्स में भी डाल सकते हैं। तो मैं जब भी उसमें देखूंगा उनको रिप्लाई कर सकता हूं, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। यदि किसी व्यक्ति को सार्वजनिक ग्रुप में, समूह में यदि कोई बात पूछने में कोई हेजिटेशन है या उनको लगता है कि उनकी कॉन्फिडेंशियलिटी भंग हो जाएगी या लोगों को पता चलेगा, तो वो हमें इनबॉक्स में भी मैसेज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि हम लोग प्रोफेशनल्स हैं, हम लोगों का यही काम है, रोज़ का यही काम है, और यही कोशिश होती है कि समाज में कुछ अपना योगदान दिया जाए, कुछ किया जाए। तो मैं अपनी बात यहीं पे समाप्त करता हूँ। जिन लोगों के प्रश्न हैं, मैं इनबॉक्स में उसका जवाब लिखित तौर पे भी दे दूँगा। धन्यवाद।